हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, हम यूपीएसआई से संबंधित मूल विधियां पढ़ रहे थे और मूल विधियों की हमारी 8वीं क्लास है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में हम आज की वीडियो में पूरी तरह से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी है कि अगर आपको आज की वीडियो का पूरा पीडीएफ चाहिए तो आप ज्ञानकोश नाम से फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप और ज्ञानकोश ऐप बनाई हुई है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां पर आप इनका पीडीएफ को ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण संरक्षण यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण के बारे में तो पर्यावरण संरक्षण का अर्थ क्या है? इसका अर्थ सिंपल सा है कि जो हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है ये पूरा का पूरा पर्यावरण के अंतर्गत आता है और इसी को संरक्षित करना, सुरक्षित करना ही इसका पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है। अब बात करते हैं कि हमारे चारों ओर के वातावरण का जो वातावरण है इसका संरक्षण करके उसे जीवन के अनुकूल बनाना, कि हमारे जीवन के अनुसार उसे ढालना ही ये पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आता है। अब इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण यह है कि जो प्राणी और पर्यावरण है, जो जीवित प्राणी है और पर्यावरण जो है, ये एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, ये एक दूसरे के अनुसार चलते हैं, एक दूसरे के पर डिपेंड होते हैं ये। उसके बाद बात करते हैं कि जो पर्यावरण संरक्षण जो है ना, इस पर्यावरण संरक्षण का जो इतिहास है ये बहुत पुराना है और प्राचीन समय से ही पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, संरक्षित करने के लिए भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी जो देश हैं उन्होंने भी प्रयास किए हैं। तो बात करते हैं इस नियम के बारे में, इस अधिनियम के बारे में कि वनों के संरक्षण के लिए ब्रिटिश काल मतलब कि जो गुलाम भारत था उस समय की बात हो रही है। तो गुलाम जो भारत था उस समय भी भारत में वन अधिनियम 1927 पारित किया गया था। वन अधिनियम 1927 पारित किया गया था। क्यों पारित किया गया था? क्योंकि जो पर्यावरण है इस पर्यावरण को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जा सके, ताकि पर्यावरण के साथ में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का बिहेव ना करे कि उसको संरक्षित रखा जा सके, पर्यावरण को खराब करने का कोई कार्य ना किया जा सके। उसके लिए पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए ही जून 1972 में स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन में है, स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हुआ था और इसके अंतर्गत अनेक कानून बनाए गए थे। इस जो जून 1972 में जो स्टॉकहोम में जो सम्मेलन हुआ था, इस सम्मेलन में अनेक कानून बनाए गए। ये सारे कानून जो थे ये पर्यावरण से संबंधित ही थी, यानी कि मुख्य रूप से इनका उद्देश्य भी यही था कि पर्यावरण को संरक्षित किया जा सके, पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सके। अब एक प्रश्न आपके जीएस में भी बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में एक भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, ये कब हुई थी? ये दिसंबर 1984 में हुई थी। तो देखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी जो दिसंबर 1984 में हुई थी, इसके बाद इसी चीज को देखते हुए, भोपाल गैस त्रासदी को देखते हुए भारत में 2 वर्ष पश्चात यानी कि 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो था ये पारित किया गया था। तो बात कर लेते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, जिसके 2 वर्ष पश्चात ही पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो था वो भी पारित किया गया था। अब क्या है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986? इसके बारे में हम पूरी जानकारियां पढ़ते हैं। देखिएगा कि भोपाल गैस त्रासदी के बारे में अभी बताया कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। इसके पश्चात भारत में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के अनेक प्रयास किए गए थे और इसी बात को, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ही, इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया था। अब इसकी मुख्य बातें देखते हैं कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है इसकी प्रमुख बातें अब एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये कि जब भी कोई अधिनियम बनता है तो सबसे पहला प्रश्न तो जरूरी यही बनता है कि इस अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब मिली, क्योंकि कोई भी नियम, अधिनियम तब बनता है जब उसे हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिल जाती है। तो 23 मई 1986 को इस अधिनियम को, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी मिली और इसके पश्चात 19 नवंबर 1986 से 19 नवंबर 1986 से ये पूरे भारत में लागू हो गया था। अब बात करते हैं, यहां से दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि इस अधिनियम में कितने अध्याय हैं? तो इस अधिनियम में 4 अध्याय हैं और अगर धाराओं की बात करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितनी धाराएं हैं? तो 26 धाराएं हैं। तो ध्यान रखिएगा, 23 मई 1986 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली, 19 नवंबर
1986 को भारत में लागू हुआ। अध्याय कितने हैं? 4। धाराएं कितनी है? 26। तो इस प्रकार से हमने बात पढ़ी है। अब जो सबसे पहली धारा होती है मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि जो सबसे पहली धारा होती है, जैसे धारा 1 कहते हैं, तो धारा 1 में सिर्फ इसी बात का वर्णन किया जाता है कि वो उसमें इस नियम का वर्णन किया गया है, यानी कि इस नियम अधिनियम की धारा 1 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का वर्णन किया गया है। अब बात कर लेते हैं धारा 2 में क्या है। तो धारा 2 है, इसमें कुछ शब्दावलियों को परिभाषित किया जाए। देखिएगा, मेरे साथ आप 8वीं क्लास ले रहे हैं, तो हर क्लास में मैं बताता हूं कि पहली धारा में केवल अधिनियम का वर्णन मिलता है, दूसरी धारा में उस अधिनियम से संबंधित शब्दावलियों का प्रयोग करता है। तो 2 धाराएं रटने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब पहली धारा पूछी जाए तो उस अधिनियम का नाम है, दूसरी धारा में शब्दावलियों को। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस कौन से अधिनियम में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को वर्णित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, उस अधिनियम, कोई भी अधिनियम हो, उस अधिनियम की धारा 2 में ही सभी शब्दावलियों को परिभाषित किया जाता है। अब इसमें सबसे पहली शब्दावली आती है पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? अधिनियम की धारा 2 क के अनुसार जल, वायु, भूमि, मानवीय प्राणी, सभी जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीवाणु आदि सभी के बीच जो अंतर संबंध होता है, जो इंटर रिलेशनशिप होती है, इसी संबंध को ही क्या कहा जाता है? पर्यावरण कहा जाता है। तो ये पर्यावरण की हमने डेफिनेशन पढ़ी है। उसके बाद बात करते हैं कि इसी धारा 2 में ही पर्यावरण प्रदूषक को भी वर्णित किया गया है। तो धारा 2 के ख में, अधिनियम की धारा 2 ख के अनुसार यह कहा गया है कि पर्यावरण प्रदूषक का अर्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो अपने रासायनिक तथा भौतिक रासायनिक गुणों के कारण, किसी अन्य व्यवहार के कारण मानव, जीवित प्राणियों, सूक्ष्म जीव, संपत्ति, पौधे, पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। यानी कि सिंपल सी, अपनी आसान भाषा में समझिएगा कि वे सभी कारण, वे सभी तत्व जो चाहे भौतिक हो, चाहे रासायनिक हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, जो मनुष्यों को, जीवित प्राणियों को, संपत्ति को, पौधे को, पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं, वो सारे के सारे पर्यावरण प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं पर्यावरण प्रदूषण। देखिएगा, पर्यावरण प्रदूषक अलग चीज है, पर्यावरण को प्रदूषण करने वाले तत्व पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं। लेकिन पर्यावरण प्रदूषण क्या है कि पर्यावरण प्रदूषण में वे प्रदूषण कारक जो प्रदूषण का कारण बनते हैं, जो यानी कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, वही क्या कहलाते हैं? जब हमारा वायुमंडल है, जो हमारा पर्यावरण है, ये इन सभी प्रदूषक के मिलने के पश्चात, इन सभी प्रदूषकों के मिलने के पश्चात हमारे शरीर के, हमारे जीवन के अनुकूल नहीं रहता, वही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। और पर्यावरण प्रदूषण का वर्णन कौन सी धारा में है? धारा 2 ग में, यानी कि सी में इसका वर्णन किया गया है। बात कर लेते हैं परिसंकटमय पदार्थ। परिसंकटमय पदार्थ क्या है? तो परिसंकटमय पदार्थ जो है, इसका अर्थ ऐसे पदार्थ से है जो अपने रासायनिक या भौतिक रासायनिक गुणों के कारण मनुष्य, किसी प्राणी, किसी पौधे, सूक्ष्म जीव या पर्यावरण आदि को हानि पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, वही सारा का सारा क्या कहलाता है? परिसंकटमय पदार्थ कहलाता है। और इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, इसने देश में प्रदूषण नियंत्रण के कार्यान्वयन के लिए एक सर्वोच्च संस्था है। तो आपसे यहां से एक प्रश्न और भी आपको जानने को मिलता है कि देश में प्रदूषण नियंत्रण के कार्यान्वयन के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो केंद्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, ये देश में सर्वोच्च संस्था है जो कि पर्यावरण प्रदूषण को या नियंत्रण को क्रियान्वयन करती है। बात कर लेते हैं आगे, धारा 3 क्या कहती है? तो धारा 2 में तो हमने मुख्य इंपोर्टेंट जो बहुत ही जरूरी, जो महत्वपूर्ण बातें थी, शब्दावलियां थी, वो पढ़ी है। अब धारा 3 के अंतर्गत क्या किया गया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010, इसको धारा 3 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो इसी अधिनियम में एक अधिनियम और भी आ जाता है जिसका नाम है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। तो ये किसके अंतर्गत आता है? ये धारा 3 के अंतर्गत आता है। उसके बाद इस अधिनियम की धारा 3(2) यानी कि इसी धारा के ही अंतर्गत तीसरी धारा में ही दूसरे पार्ट में आता है कि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों में राज्य सरकार अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का समन्वय, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना का निर्माण करना, निष्पादन करना, विभिन्न आयामों की गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करना, प्रदूषण के उत्सर्जन का मानक निर्धारण करना, प्रयोगशालाओं की स्थापना करना, साथ साथ में
पर्यावरण विषयों की सूचनाएं एकत्र करना, प्रचार प्रसार करना, प्रदूषण के निवारण के लिए नए नियम बनाना, पुस्तिकाएं जारी करना, मार्गदर्शिकाएं जारी करना, संहिताएं बनाना, तैयार नियमों को बनाना, नियमों में संशोधन करना, ये सारी की सारी बातें जो आती है ये अधिनियम की धारा 3(2) के अंतर्गत आती है। अब इसकी अगली जो धारा है, इसी अधिनियम की धारा 3 का ही तीसरा पार्ट क्या कहता है। इसके अनुसार क्या होता है कि जो शक्तियां हैं इनके प्रयोग और निर्वहन के लिए केंद्र सरकार प्राधिकरण का गठन कर सकती है। मतलब आसान भाषा में समझो कि जो ये इस अधिनियम के अंतर्गत जितनी भी शक्तियां होती है उन सभी शक्तियों का किस प्रकार से प्रयोग करना है, किस प्रकार से उन्हें लागू करना है, किस प्रकार से उनका निर्वहन करना है, इसके लिए केंद्र सरकार जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, ये प्राधिकरण का, किसी संस्था का भी निर्माण कर सकती है। तो ये धारा 3 की तीसरे भाग ने बताया है। अब मैं आपको एक एक करके धाराएं बताता हूं। धारा 3 के बारे में मैंने अभी बताया। धारा 4 के अधिकारियों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियां और क्रय, ये किसके अंतर्गत आता है? धारा 4। धारा 5 क्या कहती है कि निर्देश देने की शक्तियां, कि किसी भी प्रकार का कोई निर्देश दिया जा सकता, आदेश दिया जा सकता है जो कि पर्यावरण को संरक्षण या सुरक्षित करता है। धारा 6 क्या कहती है कि पर्यावरण प्रदूषण का विनिमय करने के लिए नियम, यानी कि किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण का विनिमय करना है, इससे संबंधित कुछ नियमों को धारा 6 में बनाया गया है। धारा 7 में, धारा 7 उद्योग जो चलाए जाते हैं इनके लिए संहिता आदि तैयार करने वाले व्यक्तियों द्वारा मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषण का उत्सर्जन या निस्सार न होने देना। यानी कि धारा 7 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि जो उद्योग धंधे जो चलाए जाते हैं उन उद्योगों में भी बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण होता है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण के जैसे कारक उत्पन्न हो रहे हैं, उत्सर्जन हो रहा है, तो उन्हें इतना ज्यादा प्रदूषण करने से रोकने की शक्तियां जो है वो इस अधिनियम की धारा 7 में बताई गई है। तो इस प्रकार से धारा 7 तक पढ़ी। सारी धाराएं मैं आपको एक एक करके पढ़ाता हूं। अब धारा 8 क्या कहती है? तो इस अधिनियम की जो धारा 8 है ये कहती है कि परिसंकटमय पदार्थों को हथालने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रक्रिया संबंधी रक्षोपायों का पालन करना। यानी कि जो इस प्रकार के जो संकटमय पदार्थ होते हैं उनको समाप्त करने के लिए, खत्म करने के लिए जो प्रक्रिया संबंधी, यानी कि इन सभी संकटमय पदार्थों को समाप्त करने के लिए कुछ रक्षा उपायों को बनाना, पालन करना ही इस धारा 8 में वर्णित किया गया है। धारा 9 कि कुछ मामलों में प्राधिकरण यानी कि कोई भी संस्था या कोई अभिकरण, कोई भी व्यक्ति को जानकारी से संबंधित विवरण दिया जाता है। कि कई बार ऐसा होता है कि संस्थाओं को भी कई बहुत से विवरण दिए जाते हैं कि आपने इस प्रकार से, उसने उन्हें दिशा निर्देश दिया जाता है। अब धारा 10 में कि प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियां, धारा 11 के नमूने लेने की शक्ति और उसके संबंध में अनुसरण करने की जो प्रक्रिया है वो धारा नंबर 11 में वर्णित करी जाती है। धारा 12 क्या कहती है कि पर्यावरण प्रयोगशालाएं, यानी कि पर्यावरण को अगर नुकसान हो रहा है तो उससे संबंधित कुछ प्रयोगशालाओं को स्थापित किया जाए ताकि पर्यावरण प्रदूषण की पूरी जांच करी जा सके, पर्यावरण प्रदूषण का रोकथाम किया जा सके। धारा 13 क्या कहती है कि सरकारी विश्लेषक, यानी कि सरकार जो है वो प्रदूषण के लिए कुछ विश्लेषक का आयोजन मतलब नियुक्ति करे। विश्लेषक का मतलब होता है कि वे व्यक्ति जो सर्च करते हैं कि कहां कहां कितना पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, तो ऐसे सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति करना अभी धारा 13 के अंतर्गत आता है। धारा 14 में क्या करते हैं कि धारा 13 में तो हमने नियुक्ति कर ली कुछ लोगों की जो कि सर्च करते हैं कि भाई कितना प्रदूषण हो रहा है, कितना उत्सर्जन हो रहा है, और धारा 14 में उन सभी विश्लेषकों की रिपोर्ट जारी करना धारा 14 में आता है। धारा 15 क्या कहती है कि अधिनियम तथा नियम, आदेश और निर्देशों के उपबंधों के उल्लंघन के लिए सजा व दंड, यानी कि अगर सरकार ने, गवर्नमेंट ने कोई नियम बना दिए और आप उन नियमों का उल्लंघन करते हैं, आप उन नियमों को नहीं मानते हैं, तो आपको सजा हो सकती है, आपको दंड दिया जा सकता है, आपको कारावास भेजा जा सकता है, आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है। और ये जुर्माना किस धारा के अंतर्गत आएगा? तो ये जुर्माना आएगा इस अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत। धारा 16 क्या कहती है? धारा 16 ये कहती है कि कंपनियों के अपराध मतलब कि आप मान लीजिएगा कोई भी कंपनी है, कोई भी फर्म है, तो आप ये देखिएगा कि जब आपसे कोई नियम बना दिया गया कि इससे ज्यादा आप पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, या इससे ज्यादा अगर आपका पर्यावरण प्रदूषण कर रही है कोई भी कंपनी, तो वो भी अपराध के अंतर्गत आएगी। ये धारा 16 में बताया गया है। उसके बाद
केवल कंपनियां अपराध नहीं करती बल्कि बहुत बार सरकारी विभागों से भी अपराध हो जाते हैं, और सरकारी विभागों के अपराध जो है इस अधिनियम की धारा 18 में वर्णित किए गए हैं। यानी कि पर्यावरण संरक्षण करना है किसी भी हाल में, चाहे सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे कोई कंपनियां हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, लेकिन पर्यावरण संरक्षण करना सबका उत्तरदायित्व होता है। धारा 18 में कि सद्भाव पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, ये सारा का सारा धारा नंबर 18 में वर्णन किया गया। उसके बाद धारा 26 तक पढ़ेंगे। धारा 19 क्या कहती है कि अपराधों का संज्ञान, कि अगर कोई अपराध किया है तो उनके बारे में पूरी लेखा जोखा रिपोर्ट या उनके बारे में जो भी आगे कार्रवाई की जाती है, ये धारा 19 में है। धारा 20 ये कहती है कि जानकारी, रिपोर्ट और विवरणियां। धारा 21 कि धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को लोक सेवक होगा। यानी कि जो ये कोई प्राधिकरण, हमने कहा था ना कि किसी प्राधिकरण व्यक्ति की नियुक्ति करी जाए धारा 3 में, तो उसी व्यक्ति, वो व्यक्ति जो है वो भी लोक सेवक होगा। धारा 22 अधिकारिता का वर्णन, कि कितने कितने अधिकारिताएं हैं, कितने कितने अधिकार हैं लोगों का। धारा 23 प्रत्यायोजन करने की शक्ति है। धारा 25 नियम बनाने के, नए नियम बनाए जा सकते हैं। और धारा 26 कि इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों का संसार के समक्ष रखना। यानी कि कई बार हमने कहा ना कि धारा 25 में नियम बनाए जाते हैं, लेकिन ये जो नियम बना दिए गए हैं, इन सभी नियमों को सबके सामने, लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत करना, उन्हें लागू करना, ये कौन सी धारा में आता है? तो ये धारा नंबर 26 के अंतर्गत आता है। तो ये हमने इसकी सारी धाराएं पढ़ी है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे कि महत्वपूर्ण तथ्य देखिएगा कि न्यायालय अधिनियम के अधीन अपराध का संज्ञान केंद्र सरकार या प्राधिकृत किसी प्राधिकारी अधिकारी के परिवार पर करेगा। उसके बाद किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने के आशय की लिखित पूरी सूचना जो है ये केंद्रीय सरकार को दी जाएगी, या निमित्त अधिकारी। निमित्त अधिकारी का मतलब है कि उससे संबंधित किसी भी अधिकारी को कम से कम 60 दिन पहले देनी होगी। और इसके बाद एक दो इंपॉर्टेंट बातें ये है कि अगर पृथ्वी सम्मेलन की बात करी जाए तो पृथ्वी सम्मेलन जो था वो 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है, रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। तो आपसे एक नया प्रश्न ये भी बन सकता है कि 1900 के पहला पृथ्वी सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो ये 1992 में रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राजील में है, वहां पर आयोजित किया गया था। इसके बाद 2002 में कि सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया। ये तो हमने पहले पढ़ा कि पृथ्वी सम्मेलन, और दूसरा है कि विश्व शिखर सम्मेलन सतत विकास पर, यह जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। कब? 2002 में। उसके बाद वर्ष 2012 में रियो डी जेनेरियो में, जो कि ब्राजील में है, आयोजित संयुक्त राष्ट्र सतत विकास पर सम्मेलन पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रयास का एक उदाहरण ही है। यानी कि पर्यावरण को किसी भी कीमत पर पर्यावरण का संरक्षण करना अनिवार्य है। उसके अंतर्गत एक छोटा सा नियम और भी आता है इसी में कि वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981, इसी के अंतर्गत एक छोटा सा है, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से संबंधित रहेगा कि ये नियम कब लागू हुआ था अधिनियम? ये 19 मार्च 1981 में राष्ट्रपति को मंजूरी मिली और 15 मई 1981 को पूरे भारत में ये लागू हो गया था। कितनी धारा है इसमें? इस अधिनियम की धारा 39 जो है वो उपबंधों के उल्लंघन का दंडनीय अपराध मानती है। उसके साथ में दंड का प्रावधान नहीं होने पर ऐसे निवेश में, ऐसे परिवेश में उल्लंघन के लिए 3 महीने तक का कारावास और 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, या फिर दोनों चीजें, यानी कि जुर्माना भी लगा दिया जाए और कारावास का दंड भी दे दिया जाए, दोनों भी हो सकती है। साथ साथ में यदि उल्लंघन जारी करता रहता है, यदि मान लो एक बार उल्लंघन करने के पश्चात उसके बाद भी उल्लंघन करना जारी रहेगा, तो ऐसे में पहली बार दोष सिद्ध होने पर प्रत्येक दिन 10,000 रुपए तक का जुर्माना दिया जाएगा। यानी कि 1 दिन के 10,000, 2 दिन के 20,000, 3 दिन के 30,000, इस प्रकार से प्रतिदिन 10,000 रुपए जुर्माना जो है ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। उसके बाद अगला आखिरी आज का है कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974। छोटा सा एक नियम आता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जल का संरक्षण करना भी आवश्यक है। तो कब राष्ट्रपति को सहमति मिली, कब हस्ताक्षर हुए थे? तो इस अधिनियम को 23 मार्च 1974 को राष्ट्रपति की सहमति मिली थी। इससे पहले, सबसे पहले जब ये लागू हुआ था तो पूरे भारत में लागू नहीं हुआ था, बल्कि असम, गुजरात, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा,
कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू हुआ था और भारत के अन्य राज्यों में इसका जो प्रवर्तन हुआ यानी कि लागू हुआ, ये संविधान के अनुच्छेद 252(1) के अनुसार स्वीकृत करने की तिथि से माना जाता है। उसके बाद आज की आखिरी स्लाइड आप लोगों के सामने रहेगी, 1-2 स्लाइड बची है बस, कि अगर इस अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम की धारा 20, 32, 33 और 33 क के किसी ने अगर इनका उल्लंघन किया है या असफलता की स्थिति में दंड का प्रावधान करती है, यानी कि अगर आपने इसका उल्लंघन कर दिया है तो आपको दंड दिया जाएगा और ये जो दंड है 3 महीने से लेकर के 10,000 रुपए तक का जुर्माना होगा या दोनों भी हो सकते हैं। साथ में लगातार होने की स्थिति में यहां पर इस जल संरक्षण अधिनियम का 5,000 रुपए तक का प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। अधिनियम की धारा 32, 33 या 33 क के निर्देशों के उल्लंघन या असफलता पर 18 महीने से 6 साल का कारावास और जुर्माने का प्रावधान भी है। यदि अपराध जारी रहा तो इसके लिए 5,000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना जो कि प्रतिदिन के हिसाब से चलेगा, यानी कि अगर ऐसे ही हर दिन आप जुर्माना करते रहे तो 5,000 रुपए ऐसे ही उल्लंघन करते रहे तो 5,000 रुपए तक का जुर्माना जो है वो आपका बढ़ता रहेगा। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में पूरी जानकारियां पढ़ ली है। तो उम्मीद है आपको ये जो हमारे मूल विधियों की क्लास है पसंद आ रही है, और अगर पसंद आ रही है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ में इसके पीडीएफ के लिए आप ज्ञानकोश नाम से ऐप है, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, सबको ज्वाइन करें, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।